हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। शख्स ने दिया शादी का प्रस्ताव, फिर नहीं की शादी। महिला पहुंची कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया एक बड़ा फैसला। क्या है ये फैसला, आपको बताएंगे। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किश्त हो गई है जारी। किसान परिवारों के खाते में आए 21,000 करोड़ रुपए। पहाड़ों पर बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई ठंड, कश्मीर हिमाचल में अलर्ट। राज्यसभा में बीजेपी को बम्पर बढ़त, बहुमत के करीब एनडीए। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में भी निक्की को हराया। 5 मार्च को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए होगा चुनाव। ईरान में मतदान कराना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। 29 फरवरी को 290 सीटों के लिए संसदीय चुनाव। अगले दशक में 2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा भारत का खुदरा बाजार। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में जलवा बिखेरेंगी रियाना, पहुंची जामनगर। बीसीसीआई ने किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। युवा खिलाड़ियों की लगी लॉटरी, ईशान और श्रेयस पर गिरी गाज। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। शादी के प्रस्ताव के लिए परिवार से बात करना और मिलना और उसके बावजूद शादी के लिए राजी न होना धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक शख्स के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। दरअसल शख्स ने महिला के परिवार से बातचीत के बाद शादी करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विवाह प्रस्ताव शुरू करने और अंततः विवाह न हो पाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसको देखते हुए व्यक्ति के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया गया। एक मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शख्स का नाम राजू कृष्ण शेरडबलकर है और महिला ने राजू, उनके भाइयों, बहन और मां के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। महिला ने आरोप लगाया था कि दोनों परिवार मिले और उसके माता पिता ने शेरडबलकर को उसके लिए उपयुक्त पाया, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगे थे। अब महिला का आरोप है कि उन्होंने उसे शादी ना करके धोखा दिया है। महिला ने ये भी आरोप लगाया है कि उसके पिता ने विवाह स्थल बुक करने के लिए 75,000 रुपए का भुगतान भी किया, लेकिन तब उसे पता चला कि उस व्यक्ति ने किसी और से शादी कर ली है। 2021 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उन्हें धारा 417 के तहत धोखाधड़ी का दोषी ठहराया, जिसमें 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश की चुनौती देते हुए राजू कृष्ण शेरडबलकर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बुधवार को हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि पुरुष का महिला को धोखा देने का कोई इरादा था। सैद्धांतिक रूप से ये अभी भी संभव है कि ऐसे मामलों में धोखाधड़ी का अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के पास पहले ऐसे मामलों में मुकदमा चलाने के लिए विश्वसनीय और भरोसेमंद सबूत होने चाहिए। अभियोजन पक्ष के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है और इसलिए धारा 417 के तहत कोई अपराध नहीं बनता। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को और बुधवार को केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने आज 28 फरवरी को महाराष्ट्र के यवतमाल में आयोजित एक समारोह के दौरान किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 16वीं किश्त जारी कर दी है। योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम उनके खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने नमो शेतकारी महासम्मान निधि की लगभग 3,800 करोड़ रुपए की दूसरी और तीसरी किश्त भी वितरित कर दी है। इससे पूरे महाराष्ट्र में लगभग 88 लाख किसान लाभान्वित हुए। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को हर साल 6,000 रुपए की अतिरिक्त राशि मिलती है। इसके साथ ही पीएम राज्य में 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं। पीएमओ के अनुसार प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में 5.50 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों को 825 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी वितरित कर चुके हैं। ये राशि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले रिवॉल्विंग फंड के अलावा है। बात कर ले मौसम की, तो उत्तर भारत में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। मंगलवार को पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बारिश और बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर में अचानक ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में आज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को दिल्ली एनसीआर का मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालांकि 1 और 2 मार्च को दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना जताई है। साथ ही इस दौरान तेज हवाओं के भी चलने का अनुमान है। वहीं बिहार में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने कहा कि पटना, रोहतास, भभुआ, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल जिले में बादल गरजने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा में भाजपा ने इंडी गठबंधन को बड़ा राजनीतिक झटका दे दिया है।
अप्रैल में खाली होने वाली 56 राज्यसभा सीटों में से बीजेपी ने 30 सीटों पर जीत हासिल की है। इनमें से 20 निर्विरोध चुने गए, वहीं वोटिंग से 10 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके साथ राज्यसभा में भगवा पार्टी के सांसदों की संख्या 97 हो जाएगी। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के सांसदों की संख्या 117 हो जाएगी। सभी 56 सदस्यों के शपथ लेने के बाद 240 सदस्यीय सदन में बहुमत के आंकड़े 121 के से केवल 4 कम है। दलगत स्थिति की बात करें तो बीजेपी 97 सांसदों के साथ राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। इनमें से 5 नॉमिनेटेड सदस्य शामिल हैं। 29 सांसदों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। राज्यसभा चुनाव में हिमाचल और उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हुई है। इसके कारण बीजेपी को हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक-एक सीट का फायदा हुआ है। इससे बीजेपी के सांसदों की संख्या 97 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश तक राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस और सपा के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर भाजपा उम्मीदवार की जीत की राह को आसान किया है, उससे ये भी साफ दिखाई दे रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही बड़े विपक्षी दलों के नेताओं में खलबली मची हुई है। विदेशी खबरों की बात करें तो अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फिर से मुकाबले के आसार बन रहे हैं। मंगलवार को मिशिगन में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए हुए प्राइमरी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से बाइडेन ने जीत हासिल की है। ट्रंप ने एक बार फिर आसानी से भारतवंशी दावेदार निक्की हेली को हरा दिया। अब अगले मंगलवार को 21 राज्यों में प्राइमरी चुनाव है। वहीं बाइडेन को गाजा युद्ध को लेकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी में फिलहाल बाइडेन के सामने कोई घोषित दावेदार सामने नहीं आया है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप के सामने दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निक्की हेली डटी हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक की मतगणना में हेली को 28.9% मत तो ट्रंप को 66.4% मत मिले हैं। मिशिगन में मुस्लिमों की अच्छी आबादी है। 2020 में बाइडेन को उनका अच्छा समर्थन भी मिला था, लेकिन इस बार बाइडेन के 14% से अधिक डेमोक्रेटिक मतदाताओं ने गाजा युद्ध में राष्ट्रपति की भूमिका के विरोध में अप्रतिबद्ध के लिए मतदान किया। वहीं ईरान में संसदीय चुनाव शुक्रवार को होने हैं। हालांकि इस चुनाव में सरकार के सामने बड़ी चुनौती वोट के लिए लोगों को मतदान केंद्र तक लाना है। ऐसा माना जा रहा है कि मतदान का प्रतिशत कम रह सकता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो मतदान के बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे खस्ताहाल अर्थव्यवस्था पर व्यापक असंतोष, सालों से चल रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, तेहरान में एक परमाणु कार्यक्रम पर पश्चिम के साथ तनाव, बहुत सारे कारण हैं। अधिकारियों ने लोगों से मतदान करने का आग्रह किया है। इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली में 290 सदस्य हैं। संसद कार्यकारी शाखा पर निगरानी रखती है, संधियों पर मतदान करती है और बाकी मुद्दों को संभालती है। हालांकि व्यवहारिक रूप से ईरान में पूर्ण शक्ति उनके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के पास है। कट्टरपंथियों ने पिछले 2 दशकों से संसद को नियंत्रित कर रखा है। हाल ही के कुछ हफ्तों में मतदान के बहिष्कार को लेकर भी मांग तेज हो गई है। वहीं देश का उपभोग बढ़ने के साथ अगले दशक में भारत का खुदरा क्षेत्र 9 से 10% की दर से बढ़कर $2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और भारतीय खुदरा संघ की एक रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है। खबरों की माने तो संगठित खुदरा विक्रेताओं को अपना बेहतर प्रदर्शन आगे भी बनाए रखना होगा। ये क्षेत्र में वृद्धि की गति और आकार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण बदलावों से गुजर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आय वृद्धि स्थिर रहने के बीच उपभोक्ता व्यक्तिगत आय को लेकर आशावादी हैं। उपभोक्ता तेजी से नए अनुभवों पर खर्च करना चाहते हैं और नए उपायों से ज्यादा बचत करना चाहते हैं। बात करें मनोरंजन जगत की तो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के घर इस वक्त जश्न का माहौल है और इस जश्न का कारण है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी। इस कपल की शादी भले ही जुलाई में होने वाली है, लेकिन इन दिनों इस कपल की प्री वेडिंग फंक्शन की धूम देखने को मिल रही है। एक एक करके सेलेब्स जामनगर पहुंच रहे हैं। इसी बीच हॉलीवुड सिंगर रियाना की टीम भी जामनगर पहुंची है। एक एक करके सेलेब्स जामनगर पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर सिंगर की टीम की एक झलक वायरल हो रही है, जिसमें दिस इज व्हाट यू केम फॉर गायक की टीम को हवाई अड्डे से बाहर निकलते देखा गया है। इस दौरान वहां मौजूद अंबानी सिक्योरिटीज ने उनका स्वागत भी किया है। इससे साफ होता है कि इस प्री वेडिंग फंक्शन में रियाना परफॉर्म कर सकती हैं। बात करें खेल जगत की तो बीसीसीआई ने बुधवार को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई द्वारा जारी खिलाड़ियों का रिटेनरशिप 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए मान्य रहेगा। ग्रेड A+ की श्रेणी में मात्र 4 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। वहीं युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को ग्रेड B में शामिल किया गया है।
बीसीसीआई ने वार्षिक खिलाड़ी रिटेनरशिप 2023-24 की घोषणा कर दी है। इसमें कई युवा खिलाड़ियों की किस्मत खुल गई है। वहीं बीसीसीआई के नियमों की अनदेखी करने के चलते श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स से बाहर कर दिया गया। बात करें ग्रेड A+ की तो उसमें 4 खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। ग्रेड A में 6 खिलाड़ी हैं, आर अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या। वहीं ग्रेड B में 5 खिलाड़ी हैं, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल। ग्रेड C की बात करें तो उसमें 15 खिलाड़ी हैं, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, KS भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, अवेश खान और रजत पाटीदार। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।